रिकॉर्ड, ठीक है। तो अब हो रहा है अभी सीखा इसको, चलिए बहुत सारा निकल गया, कोई बात नहीं। चैट पे ओके, पहले अभी ये जो मुद्दा है, ये नेक्स्ट मुद्दा है, इसको करेंगे। ये अ, इकाई और व्यापक, मतलब ये जो मूल्य बराबर व्यापक वस्तु, इसको लेकर जो चर्चा थी, इस पर यदि किसी को कोई भी डाउट है, जितना समय इसमें लगाना चाहते लगा सकते हैं। ये इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, जब हम बोलते हैं मूल्य बराबर व्यापक वस्तु, जैसे विश्वास है या सम्मान, तो उसमें मैथमेटिकल टर्म्स में इक्विवेलेंस है, ये बोल सकते हैं। नहीं, सिमिलर है वो, इक्विवेलेंस सिमिलैरिटी का है। हाँ, दोनों दोनों जीवन के मूल्य हैं, इसीलिए इक्विवेलेंस है ना। और सभी फाइनली किसी मानव के स्वभाव को प्रकट कर रहे हैं, इस अर्थ में इक्विवेलेंस है। भाई आपके नेचर को ही प्रकट कर रहा है ना, हमारा ही नेचर का एक जो एक्सप्रेशन है, जो अभिव्यक्ति है, उसका नाम है विश्वास। हमारी ही नेचर के एक और एक एक्सप्रेशन का नाम है सम्मान और स्नेह। हमारा स्वभाव ही व्यक्त हो रहा है इन मूल्यों के द्वारा। बट कुल मिलाकर ये सारे जीवन में क्रियाएं हैं। जब हम, आप मानव भारत दर्शन के लास्ट में देखिए, जो भी का जो आपके पास जो टेक्स्ट बुक है, यदि है टेक्स्ट बुक, नहीं तो नेट से डाउनलोड करके देख लीजिएगा, 122 आचरण लिखे हैं। प्रत्येक आचरण एक जीवन का क्रिया है। तो विश्वास वृत्ति की एक स्थिति क्रिया है। गति क्रिया का नाम है सहभागिता, सहकारिता, है ना। प्रेम चित्त के चिंतन क्षेत्र में क्रिया है। एक क्रिया का एक्सप्रेशन मतलब अरूपात्मक एक वस्तु है, ये पकड़ने की बात है इसमें। कोर जो चीज है जीवन के अर्थ में, जीवन अपने में कोई रूप नहीं है, जीवन का कोई भी क्रिया अपने में रूप नहीं है। जीवन का जो चित्रण क्रिया है, उसका एक कंपोनेंट रूप को समझता है, ठीक है। जैसे ममता हो गया, ममता वृत्ति में आस्वादन की क्रिया है। तो जब हमको ममता का भाव हो रहा है, वो एक्चुअली सॉरी मन में, वो मन में आस्वादन हो रहा है। somebody has to mute, हाँ, ठीक है। तो जब हमको ममता का अनुभव हो रहा है, मन में एक क्रिया हो रही है, मतलब समथिंग इज हैपनिंग इन द मन, उसका नाम है आस्वादन। वो अपने में एक अनुभव है। तो ममता नामक अनुभव का कोई रूप नहीं है, कोई चित्र नहीं है, देयर इज नो मूवमेंट। जब हम क्रिया बोलते हैं, वी इमेजिन मूवमेंट, बट ये अकरेंस है, एक भाव का एक वो है, एक फेज है ना, एक स्पंदन जैसा लगता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है ना, बिकॉज आई नो कि अपने ही ग्रुप में बहुत सारे लोग उसको व्यापक वस्तु मान ले रहे हैं, जो लिखा है उसके आधार पर। इसीलिए भी बोलते हैं कि दर्शन किसी आदमी के साथ ही जाएगा, केवल पुस्तक पढ़ने से दर्शन नहीं समझ में आता है। भैया आपने क्योंकि क्योंकि बताया ना दर्शन, कि हाँ, मूल्य ही व्यापक है, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं है, वो गलत है। वो हाँ, मूल्य को हाँ, व्यापक वस्तु बताना गलत है। बस। हम्म, ठीक है। इस पर और किसी को कोई, जो मैंने और कोई चर्चा करनी हो तो कर सकते हैं। भैया, जो मतलब फिर से मैं वापस उसी विश्वास पे आ रहा हूँ। विश्वास और सम्मान को हटा देते हैं, सिर्फ विश्वास पे बोलते हैं। तो चूंकि जीवन, मतलब जस्ट टू वेरीफाई माई अंडरस्टैंडिंग, जीवन चूंकि व्यापक में भीगा गिरा डूबा है, तो व्यापक की प्रॉपर्टीज ऑफ उसको, व्यापक उसको एक्सप्रेस कर रहा है जीवन की फॉर्म में। एंड विश्वास इज दैट व्हिच इज कंटिन्यूअस एंड व्हिच इज नहीं, ये जीवन व्यापक नहीं दिस वे ऑफ, एक्सप्रेस कर रहा है, व्यापक करता नहीं है। व्यापक व्यापक करता एक्सप्रेस नहीं है, कर रहा क्योंकि है, जीवन भाषा नहीं उसकी बनेगा। प्रॉपर्टीज को, हाँ हाँ, जीवन उसमें है, तो जीवन उसकी जीवन प्रॉपर्टीज को,
नहीं, जीवन अपने प्रॉपर्टीज को एक्सप्रेस कर रहा है और एक्सप्रेस करने की जो मूल चेष्टा है वो व्यापक वस्तु है। जो इसको एक्सप्रेस हो रहा है वो इसको जीवन थोड़ा है, व्यापक वस्तु नहीं है। इसको एक्सप्लेन करिए भैया। नहीं जैसे विश्वास। नहीं जैसे फॉर एग्जाम्पल हम विश्वास, एक नेगेटिव मूल ले लीजिए, क्रोध। मुझे गुस्सा आता है ना, ये गुस्से के लिए जो एनर्जी मिली जीवन में, ये व्यापक वस्तु में रहने के कारण ही हुआ। तो गुस्सा किसको हुआ, मुझे कि व्यापक वस्तु को? क्रोध, मैं क्रोधित हो रहा हूं कि व्यापक के क्रोध को मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ जीवन रूप में? वो तो मैं ही हो रहा हूँ, मतलब उसमें हम्म। व्यापक का कोई रोल नहीं है। हाँ, तो जब क्रोध मैं हो रहा हूँ तो इसका मतलब मैं जब गलत करता हूँ मैं हो रहा हूँ, जब सही हो रहा है तो व्यापक हो रहा है। हम्म, मेरे क्रोध का कारण व्यापक को हम्म। आपके क्रोध का कारण? मेरे क्रोध का कारण, मतलब एट द रूट पे हम जाते जाएंगे तो ये, मतलब ये भाषा निकल के आएगी कि अ, जो अभी आपने वीडियोस जो बाबा नागराज बोल रहे हैं, जीवन को जीवन का ज्ञान ना होना और जीवन को अस्तित्व का ज्ञान ना होना, ये हमारी समस्याओं का कारण है। हाँ, पर क्रोध जो होता है आपको व्यापक वस्तु नहीं समझ के कारण क्रोध होना, ये एक इंटेलेक्चुअल फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, बट आपको जो क्रोध है वो इसीलिए होता है क्योंकि मैं आपकी बात नहीं मान रहा हूँ, या आपको भूख लगी है, या आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, या आप थक गए और पंखा नहीं चल रहा है ना, या पैसे पूरा मैंने डूब गया। ये व्यापक वस्तु मात्र समझने से क्रोध चले जाएगा ऐसा नहीं है ना। उसका जो तात्पर्य यह है कि जीवन में व्यापक वस्तु समझने की जो बोध नामक क्रिया है वो होने से नीचे की क्रिया नियंत्रित होती है। बट नीचे की क्रिया मतलब मन में क्रोध होता है फॉर एग्जाम्पल, बट मन में क्रोध तब तक नहीं जाएगा जब तक हम घटनाओं के पीछे के मूल कारणों को नहीं समझेंगे। सो व्हेन यू आर गेटिंग एंग्री विथ मी, एंड जो आप एक्सप्रेस कर रहे हो अपने इनेबिलिटी या वट एवर है ना, फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्रेस कर रहे हो, उसके विलोम में मतलब उल्टा में जब आप अफेक्शन को एक्सप्रेस कर रहे हो तो आप अपने भाव को एक्सप्रेस कर रहे हो, यू आर फीलिंग एक्सप्रेशन, नॉट व्यापक। जब आप बोलते हो मैं तो तुमको समझता हूँ, तो आप समझ रहे हो मुझे, व्यापक नहीं समझ रहा, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग मी ऑन बिहाफ ऑफ व्यापक। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इज बिकॉज ऑफ व्यापक, खत्म। उसके बाद जो व्यक्त हो रहा है जीवन से, वो जीवन क्रिया व्यक्त हो रहा है। एक मिनट, आपने भैया बोला एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इज बिकॉज ऑफ व्यापक, हम्म। इज दैट सो? हाँ, अब हमारा जितना ऊर्जा है सारा व्यापक के कारण है ना। मेरा अभी मुंडी हिल रहा है ये भी व्यापक है, ये फोन चल रहा है मूल में, वो जो परमाणु ऊर्जित है वही कारण है कि फोन चल रहा है। बट दैट्स लाइक सेइंग कि मैंने फोन को बैटरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। द फोन इज एनर्जाइज, तो सेकेंडरी जो एक्सप्रेशन है उसका, उसके लिए उसको लोकल सोर्स ऑफ क्रिया चाहिए, बट मूल रूप में जो ताकत है वो व्यापक वस्तु में रहने के कारण है। तो मानव में भी समझने या ममता को व्यक्त करने की जो मौलिक जो मूल में जो कारण है वो ज्ञान में भीगे रहने के कारण है, यही अनुभव जिसको ज्ञान मूल है। चेष्टा बोल रहे हैं, जिसको मूल चेष्टा बोल रहे हैं। मूल चेष्टा के जैसे, मूल चेष्टा जनरली पदार्थ जड़ के लिए उपयोग किया गया है, मानव में ज्ञान संपन्नता नाम दिया उसको। तो कल्पनाशीलता मानव में ज्ञान संपन्न होने का मैंने प्रथम प्रकटन है। इसीलिए मैं इस पर इतना समय दे रहा हूँ क्योंकि ज्ञान जीवन की क्रिया द्वारा व्यक्त होना, क्रिया हो है वो, वहां जाके वो ज्ञान नहीं रहता, वो भाषा में प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए मैं लैंग्वेज पर इतना देर बात किया पहले, मतलब भैया जब लैंग्वेज यूज होती है कि ज्ञान ही व्यापक है, व्यापक ही ज्ञान है, जब लैंग्वेज में यूज होता है, कई बार मानव व्यवहार दर्शन में ये लाइन आती है कि व्यापक ही ज्ञान है, हम्म। तब अ, जीवन द्वारा व्यापक को समझना, इट्स ट्राइंग टू इंफर दैट, उसको
इस लाइन का मतलब ये है। नहीं, ज्ञान ही व्यापक है ना, व्यापक ही ज्ञान आएगा, या ज्ञान ही व्यापक है। इसका मतलब क्या है कि पहले जीवन या मानव को व्यापक वस्तु के होने का पता चला, ठीक है। फिर अलग हम्म। से ज्ञान कोई वस्तु है ये समझ में आया, ठीक है। फिर इन दोनों का इक्विवेलेंस समझ में आया। ये तीन अलग घटनाएं हैं समझने के क्रम में। पहले व्यापक वस्तु को पहचानना, फिर ज्ञान है इसको पहचानना। जैसे हमारे अंदर समझने की क्षमता है ये हमको पता चलता है ना। जब हम बुद्धि लगाते हैं, जो भी उसको बुद्धि लगाना है, जस्ट यूजिंग एक टर्म, तो हमको कोई चीज समझ में आती है, कई बार नहीं समझ में आती है, बगल वाले को समझ में आती है उसी इनपुट से। तो ये तो हमको पता चलता है कि समझना कोई भौतिक क्रिया नहीं है ना। हमारा मूड है तो समझ में आता है, सामने वाला पसंद है तो समझ में आता है, नहीं तो नहीं समझ में आता है। तो ज्ञान बोल के कोई चीज है, यहाँ तक तो हम पहुंच सकते हैं निरीक्षण विधि से, ठीक है। दूसरा, हाँ, somebody has to mute again, कट साउंड आ रहा है। दूसरा क्या है कि व्यापक वस्तु भी जिसको हम व्यापक कह रहे हैं, वो सर्वप्रथम शून्य के रूप में हम पहचानते हैं। जैसे मेरे और आपके बीच में पारदर्शिता है, इसको हम शून्य कह रहे हैं। गैप है इतना पता चलता है कि मेरी उंगली इतना लंबा हो गया, इसका मतलब गैप है ना। उंगली जा रहा है, सो देयर इज नथिंग। ये नथिंगनेस को हमने शून्य दिया, सो इट इज द एब्सेंस ऑफ इकाई। तो पहले हम शून्य को उस वस्तु के रूप में पहचानते हैं जो एब्सेंस ऑफ इकाई है, खाली स्थान। फिर हमने कहा कि ये खाली स्थान हर जगह है, इसीलिए इसको व्यापक नाम दिया, ठीक। फिर आगे जाके हमने देखा कि इसमें होने के कारण ही प्रकृति भी ऊर्जित है। ये अनुभव ज्ञान है, ये केवल लॉजिकल इन्फरेंस से नहीं आएगा, इसके या पर्सनल एक्सपीरियंस से नहीं आ सकता है ना। फिर उसी अनुभव ज्ञान मतलब जो आत्मा में ज्ञान, उसको कह रहे हैं अनुभव ज्ञान। इसके पहले जो हमने बोला ये सब मन वृत्ति चित्त का ज्ञान है, ये शून्य है, हर जगह फैला है, ये सारा चित्त वृत्ति कल्पनाशीलता के सीमा में आ जाता है। फिर ज्ञान होता है, ये आत्मा में अनुभव होता है, मैं ज्ञान में हूं, यही आत्मा में अनुभव है ना। फिर ये बुद्धि में बोध होता है कि वो व्यापक वस्तु और आत्मा ज्ञान ये दोनों एक ही वास्तविकता है, इसीलिए व्यापक ही ज्ञान है लिखा है। दर्शन। ठीक है भैया। ठीक है जी, ठीक है। तो इस पर आप लोग भी सोचिए और इसको नहीं आगे। भैया, ये ज्ञान ही व्यापक है, ये अभी बराबर समझ नहीं है। आपकी आवाज बहुत कट वो हो रही है भाई साहब, आप थोड़ा दूर हैं क्या वो माइक से? नहीं, मैं वो लगा रखा है, हाँ, क्या कहते ब्लूटूथ, हैं हम बोलिए। ये, हाँ हाँ, ब्लूटूथ। हाँ, ज्ञान ही व्यापक है, ये मैं अच्छी तरह समझा नहीं। यानी कि कुछ ऐसा भाष है, यानी ज्ञान, पर जो आपने जो समझा है उससे तो बल्कि मैं और कंफ्यूज हुआ है। ज्ञान ही हम व्यापक है हम कैसे? वैसे गणितीय की भाषा में ज्ञान ही बराबर, यानी जो ज्ञान है उसको व्यापक कह सकते हैं, पर व्यापक जो है उसकी वजह से जो ज्ञान है, ऐसा समझ में आता है कुछ। वही, यही तो ना, हम हमारा कल्पनाशीलता को एक्सपैंड एक्सपैंड का मतलब वहां तक पहुंचना पड़ेगा हमको। जैसे व्यापक वस्तु है ये हमको पता चला, है ना। ज्ञान है मुझ में ये भी पता चला, ये दोनों एक ही वस्तु है ये पता चलना, ये तीसरा है। ये मैं कह रहा हूँ, इतना ही कह रहा हूँ। ये तीन अलग अलग स्टेज है समझने का, ठीक है। जैसे शून्य ही व्यापक है, ये समझ में आता है ना। पहला लाइन, हाँ फॉरगेट ज्ञान ही हाँ। व्यापक, शून्य ही व्यापक है, कैसा समझ में आया? पहले शून्य को खाली स्थान के रूप में पहचाना हमने। फिर जब हम इमेजिन करते हैं, चाहे आंखें खोल के इमेजिन कीजिए, बंद करके इमेजिन कीजिए, ये कल्पना में आता है कि यही शून्य हर जगह है, ये शून्य अलग नहीं है।
The shunya between me and you is not different from the shunya between Bill Clinton and somebody else. ये कैसे पता चलता है? वहां जाके टेस्ट तो नहीं किया? स्पेस या एम्प्टीनेस हर जगह एक ही है, ये कैसे पता चलता है? हमारे कमरे में बैठ के हमने डिसाइड कर लिया कि पूरे धरती पर जो स्पेस है या शून्यता है एक ही है, ये कैसा आया? यही ज्ञान है, ये समझ में आना ज्ञान है। यदि समझ में आता है तो, है ना? समझने का मतलब है स्वीकारना। हम एक्सेप्ट करते हैं कि दोनों एक ही है। काफी कम्बरसम है फोन को ऐसे पकड़े रहना। ये पता चलता है ना कि ये जो शून्य है हर जगह एक ही है। ठीक, इसके लिए हमको कोई साइंटिफिक थियोरी को रेफर करने की आवश्यकता नहीं है। ये अपने मतलब आइसोलेटेड विधि से ही पता चलेगा। इसमें हम वैज्ञानिक थियोरी को लाएंगे तो नहीं होगा ये, बिकॉज उसमें लॉजिक आ ही सकता है। लॉजिकली मैं इसको कैसे कंटेस्ट कर सकता हूँ कि आपको कैसे पता हो सकता है कि यहाँ पर जो एम्प्टीनेस का जो स्वरूप है इंडिया में और अमेरिका में ये भेद है। हो सकता है उसकी मैग्नेटिक पोल के अलाइनमेंट अलग है, एक नॉर्थ पोल के पास में एक साउथ पोल के, ऐसे 50 तर्क आ सकते हैं। लेकिन विशुद्ध रूप से हम जीवन के स्तर पर ही यदि इसको सोचेंगे, जीवन के स्तर पर भी मतलब मानव के रूप में यदि हम सोचते हैं, समझते हैं, तो एक समय में हमको ये स्वीकार हो जाए कि ये शून्यता हर जगह है। सो द सेम शून्य इज एवरीवेयर। इससे क्या पता चलता है? शून्य इक्वल टू व्यापक। एक इक्वेशन बना यदि ये स्वीकार होता है तो ये केवल मैथमेटिकल नहीं है, एक्सपीरियंशियल है फिर, या पार्शियली एक्सपीरियंशियल है। ठीक है, दिस इज लाइक सेइंग ऑल ह्यूमंस हैव द सेम हार्ट। कैसे पता चले? बहुत सारा डेटा आया है, बट यू कैन ऑलवेज से देयर इज ऑलवेज अ चांस कि किसी एक आदमी का अलग है। आपने सबको थोड़ी खोल के देखा, ये लॉजिक है। लेकिन जो हमारा अनुमान है, आभास क्षमता, ये लॉजिक से अधिक है, वो उसको काबू कर देता, बोलता नहीं। अभी तक कभी भी ऐसा केस नहीं हुआ, जितने भी हमने सर्जरीज की है या मनुष्य को खोल के देखा, कि दो लोगों का हृदय अलग, एग्जैक्टली सेम कंस्ट्रक्शन यदि नहीं है तो उसको विकृति बोलेंगे, डिजीज बोलेंगे, मेलफॉर्मेशन बोलेंगे, है ना? तो हम क्या एक्सट्रापोलेट करते हैं, क्या एक्सटेंड कर लेते हैं? सभी मानवों में हृदय एक ही जैसा है, सो वी विल राइट हृदय इक्वल टू हृदय। बट दैट डजंट मीन कि मेरा और आपका हृदय चिपक गया ना। ठीक, तो इक्वल टू साइन का प्रयोग ऐसा है, तो शून्य इक्वल टू व्यापक। फिर जैसे अभी हमने शून्य इक्वल टू व्यापक समझा, किसी समय में ऊर्जा है ये पता चलता है। ठीक, और ऊर्जा और व्यापक का इक्विवेलेंस भी समझ में आता है। इसी समय ज्ञान है ये समझ में आता है। फिर ज्ञान और ये व्यापक वस्तु में इक्विवेलेंस समझ में आता है कि यही व्यापक वस्तु जो पहले मैं व्यापक के रूप में सोच रहा था, यही ज्ञान है, यही सत्ता है। ये अनुभव ज्ञान में समझ में आता है। ये दर्शन का ध्रुव बिंदु है, पिन पॉइंट, न्यूक्लियस है, ये बिल्कुल कोर। ये यदि शिफ्टिंग हो गया तो बहुत सारी चीजें आगे शिफ्टिंग हो जाए। भैया, व्यापक में तो ऊर्जा है, ऐसा कहना सही होगा क्या? या ऊर्जा ऊर्जा कोई भी इकाई व्यापक में होने से ऊर्जित है? ये दोनों अलग अलग हैं क्या? व्यापक स्वयं ऊर्जा के स्वरूप में है। कब समझ में आता है? जब उसमें इकाई को हम सक्रिय देखते हैं। व्यापक में रहने से फिर वो इकाई भी ऊर्जित है। यदि बोलचाल के भाषा में बोलेंगे तो वो ऊर्जा व्यापक से इकाई में ट्रांसफर हो गई, है ना, तो इकाई ऊर्जित है। बट ट्रांसफर होता नहीं है, ऊर्जित रहता है। व्यापक में ऊर्जा नहीं है। व्यापक में ऊर्जा बोलने से ऐसा लगता है कि व्यापक एक घड़ा है, उसके अंदर ऊर्जा भरा है किसी ने। वही मैं कह रहा हूँ ना, हमारी जो पूरी भाषा है, ये हमारे दिन मतलब डेली एक्सपीरियंस से बना हुआ है। और वही कल्पना हम अस्तित्व के या रियलिटी के उन जगहों पर सुपर इम्पोज करने जाते हैं, वो काम नहीं करता है। हम्म। पर व्यापक में व्यापक में ऊर्जा, ऊर्जा है, ये कहा जाएगा क्या?
नहीं, नहीं गलत ना। है। हाँ व्यापक हाँ, स्वयं ऊर्जा है। अच्छा, ठीक है। भैया जैसे आपने एग्जांपल दिया हार्ट इक्वल टू हार्ट, हम्म। तो जब तक कि डोमेन ऑफ सेंसेस है, हम्म। क्योंकि हमने हार्ट को सेंसरी डोमेन से ऑब्जर्व कर सकते हैं, हाल ही हमने हम्म। लिखा है, वहां तक तो हमको इक्विवेलेंस जो है या प्रॉपर्टीज ऑफ हार्ट ऑफ और एवरी ह्यूमन हैज अ हार्ट, हम्म। ये क्लियर हो जाता है, क्योंकि वो हम्म। लॉजिक के बाउंड्री में आता है। हालांकि अ, हमने हार्ट खोल खोल के देख नहीं रहे हम, बट वो लॉजिक की बाउंड्री में आ जाता है, क्योंकि वो सेंसरी डोमेन से एक्सपीरियंस किया जा सकता है हार्ट को। हम्म। अब ये व्यापक वाला पार्ट जो है हम्म। स्पेसिफिकली, उसके भी बहुत सारे डोमेन है कि एक तो व्यापक है जिसमें भीगा गिरा डूबा, ये एक वाला पार्ट की व्यापक में कोई एनर्जी नहीं, व्यापक इज नॉट अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी, बट व्यापक में होने से एनर्जी, ये जो है ये किसी भी सेंसरी डोमेन से या लॉजिक डोमेन से होगा नहीं। तो फिर ये हम्म। किस कैसे डोमेन, ये मतलब अपन जब बोल रहे हैं कि ये न्यूक्लियस ऑफ दर्शन है, तो इस न्यूक्लियस ऑफ दर्शन के पे पहुंचेंगे कैसे? यही अध्ययन विधि से। वही 4.5 या 10 क्रिया। अभी जिस फैकल्टी से ये बात समझ में आएगी अंततः, वो फैकल्टी हमारे में, मैं बोलचाल की भाषा यूज कर रहा हूँ, एक्टिवेटेड ही नहीं है ना। तो उसके पहले इस बात को कैसे स्वीकारें? अंडा मुर्गी जैसा हो गया, क्योंकि उसको देखे बिना। सो इट्स लाइक आपके अंदर एक थर्ड आई है, और थर्ड आई से ये समझ में आएगी, और ये थर्ड आई अभी खुला ही नहीं है, तो अभी जो दिखता है यही 2 आंख से दिखता है, तीसरे आंख से दिखता नहीं। तीसरे दर्शन वास्तविकता को समझना है तो थर्ड आई भी चाहिए, है ना। वो तो फिजिक्स में भी पहुंच ही रहा है। वही सामान्य बुद्धि से स्पेस टाइम का और कहाँ पता चलता है? कुछ समझ में नहीं आता है ना। तो जीवन में ही वो ताकत है कि जो इंद्रियों की सीमा में नहीं है वहां तक पहुंच सकता है कल्पनाशीलता। तो सर्वप्रथम हम उसको कल्पनाशीलता की बेसिस पर ही हम उसको फिक्स करेंगे। उसके लिए हमको अपने अभी के सोचने के जो सीमा है उसको छोड़ के दर्शन जो डिमांड कर रहा है, तो बेसिकली हम जब दर्शन को पढ़ रहे हैं हमारे अंदर क्या हो रहा है? हम ऐसे विधियों में सोच रहे हैं जो पहले हम नहीं सोचते थे। तो हमारी कल्पनाशीलता अनेकों डायमेंशंस में एक्सपैंड हो रही है। कुछ कुछ जगहों में आदमी पहले से सोचा, अखंड समाज ऐसा नया कंसेप्ट नहीं है, आदमी पहले से सोचा है। शरीर के अलावा सोल होता है, आदमी पहले से सोचा है। सो इट इज फोर्सिंग योर चित्रण टू डू थिंग्स दैट द चित्रण हैज नॉट डन। जैसे नियम इक्वल टू न्याय इक्वल टू धर्म इक्वल टू सत्य, ये सारा उसी सीरीज में है। ठीक। तो उसका उत्तर यदि आप पूछेंगे कि भाई टेक्निकली क्या होना चाहिए जीवन में, ये जो समझने की प्रक्रिया, जैसे आप पढ़ के बुद्धि लगाने का प्रयत्न कर रहे हो, मैं भी पढ़ के बुद्धि लगाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, हम साथ में बुद्धि लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इससे हमारे वृत्ति में न्याय धर्म सत्य के अर्थ में तुलन होगा। उससे सत्य संबंधित वस्तु चित्रित हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। ये जो पूरी वस्तु है भैया दर्शन, लास्ट पार्ट फिर से रिपीट करिए ना, समवेयर आई लॉस्ट इट कनेक्शन वाइज। जो हमारी वृत्ति में न्याय धर्म सत्य का जो दृष्टि है, उसके आधार पर तुलन करने से ये व्यापक इक्वल टू ज्ञान या व्यापक ही साम्य ऊर्जा, ये सब चित्रण में सर्वप्रथम हमको स्वीकार होगा, इसका आभास होगा, उसके पहले नहीं होगा। अभी जो हमारा तर्क करने का आधार है ये प्रिय हित लाभ दृष्टि के साथ है। प्रिय हित लाभ दृष्टि जड़ के साथ काम करता है, चैतन्य और व्यापक वस्तु के साथ काम नहीं करता है। तो ये दर्शन बेसिकली कर क्या रहा है, जिसको हम अध्ययन कह रहे हैं, ये उसका ध्रुव बिंदु क्या है? ये बेसिकली हमको न्याय धर्म संबंधी वस्तु को चित्रित करने को फोर्स कर रहा है। इट इज फोर्सिंग अस टू थिंक। देखिए, हम लोग 1 घंटे से बुद्धि लगा रहे हैं इस पे, है ना। इट इज फोर्स्ड अस। दर्शन ने एक ट्रू। स्टेटमेंट दे दी, हम गोल गोल घूम रहे हैं उसमें। क्या कर रहे हैं? वी आर स्ट्रगलिंग टू पिक्चराइज इट। तो ऐसा क्या, हमारा ऐसा जो कह क्वेश्चन, सकते हैं, एक ऐसा मिनट भैया एक कह मिनट सकते हैं। हाँ, एक मिनट इसको पूरा कर लेता हूँ। ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन बन रहा है, इट इज दैट पार्ट ऑफ द पिक्चर जो हमको क्लियर नहीं हो पा रहा है। वो पिक्चर हमारे में कंपाइल ही नहीं हो पा रहा है, दिख ही नहीं रहा है ऐसे। इसीलिए बार बार वो क्वेश्चन बनता है। तो अध्ययन का प्रथम चरण क्या है? न्याय धर्म सत्य का तुलन होके दर्शन की बात चित्रित होना।
टेक्निकली ये होगा, ठीक है। मतलब जीवन में आप यदि पूछेंगे कि कौन सी क्रिया में क्या होगा, तो ये होगा। ये होने से चित्त के ही क्षेत्र में व्यापक वस्तु बिगा है, गिरा है, डूबा है, हमको सामान्य रूप से स्वीकार हो जाएगा, बट इसमें तृप्ति पूरी नहीं होगी। वो तृप्ति होने के लिए साक्षात्कार होना पड़ेगा, है ना। उससे कुछ चीजें मैंने अधिकार में आएगा, फिर हम बोल सकते हैं मैंने देखा है। उसके पहले यू हैव टू कीप सेइंग नागराज जी बोल रहे हैं, है ना। फिर बोध होगा, तो बोध में और कुछ चीजें स्पष्ट होगी। ये जो है व्यापक इक्वल टू ज्ञान, ये फाइनल जो हथौड़ा है इस पे, ये अनुभव ज्ञान में ही लगेगा, उसके पहले नहीं लगता है। मतलब जीवन को तृप्त होने का, कि आई हैव सीन इट माई सेल्फ, ये वाली चीज अनुभव ज्ञान में ही आएगा। ये वाला लास्ट बिंदु, उसके पहले नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य। तो ये 6 सीढ़ियां हैं ज्ञान के। पहले नियम स्पष्ट होगा, नियंत्रण, संतुलन, फिर न्याय क्या है ये हाथ लगेगा, फिर धर्म क्या, ये हाथ लगेगा, फिर सत्य क्या, ये हाथ लगेगा। समझने का क्रम ये है, समझने जीने का क्रम। और बस हाँ, ये करने के लिए भी सारे को एक साथ समझना पड़ेगा। सारे को बात करेंगे, सत्य के बारे में बात करेंगे, तभी न्याय भी स्वीकार होगा, नहीं तो वो भी स्वीकार नहीं। भैया ज्ञान, तो सॉरी, भैया बोलिए ज्ञान का जस्ट रूपात्मक, बोलिए ज्ञान का। ज्ञान का रूपात्मक चित्रण व्यापक है, ऐसा कह सकते हैं। नहीं, चित्रित होता नहीं है ज्ञान। चित्रण से हम आकृति को ही सोचते हैं। चित्रण क्रिया में आकृति भी है और निराकृति भी है। जैसे मैं अच्छा आदमी हूं, इसको इमेजिन करके देखिए, इसमें कोई रूप नहीं है, मगर ये चित्र है आपके बारे में। चित्रण के 8 कंपोनेंट हैं: रूप, फिर गुण, तीसरा गणना, काउंटिंग है, चौथा काल, टाइम, जैसे समय का अनुभव। इसमें रूप किधर है, बट वो अपने में एक चित्रण है। हम एस्टिमेशन करते हैं ना, जैसे एक काम को आपने देखा कितना टाइम लगे, हम बोलते हैं 5 घंटे में हो जाए। मैं बोलता हूँ 4 लोगों का खाना बनाओ, हर महिला करती है, कितना टाइम लगेगा, क्या क्या डिश बनाने पूछेंगे, बोला 1.5-2 घंटे में हो जाए। ये क्या है कैलकुलेशन, इसमें रूप किधर है। ये पूरा रूप मिलके परिवर्तित होने में कितना टाइम लगेगा, ये जीवन कैलकुलेट कर लेता है अनुमान से, ठीक है ना। ये गणना, काल, फिर विस्तार, फिर श्रम, फिर गति, फिर परिणाम। ये 8 कंपोनेंट है चित्रण का, ठीक है। तो विस्तार जो है, ये भी चित्रण का एक भाग है। किसी रूप का भी विस्तार हो सकता है, अरूपात्मक वस्तु का भी विस्तार हो सकता है। इसलिए ज्ञान चित्रित नहीं होता, समझ में चित्रित नहीं होता, मतलब चित्रित होता है, अभी आप मेरे में चित्रित ही हो रहा है, लेकिन उसमें आकृति नहीं है। चित्र तथा आकृति, चित मतलब चित्रण का एक भाग है आकृति और रूप। ठीक है जी। वही तो। निराकार का चित्रण हो नहीं सकता, ऐसा आपका मानना है भैया? नहीं भैया, आप क्या मानते हो सो बताओ। नहीं नहीं, मतलब निराकार का अ, रूप ही, मतलब जब व्यापक कहते हैं तो उसका फैलना समझ में आता है। तो फैलना कोई वो भी चित्रण नहीं है। वो जो आप बोल रहे ना, अभी समझ में आता है। जैसे आप यहाँ से चांद को इमेजिन करो, अभी इसी क्षण, चांद से सूरज, सूरज से पूरी मिल्की वे गैलेक्सी, उससे अनेकों गैलेक्सी, ये आपका चित्त ही फैल रहा है। अभी जो मैंने बोला, यदि आप इमेजिन कर पाए, ये चित्त ही फैल रहा है, ये चित्रण है, बट उसमें रूप नहीं है, उसमें स्पेस है। हर चित्रण स्पेस में ही होता है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ, आप कल्पना करो 2 लाख किलोमीटर, आपने क्या कल्पना हुई, एक इन्फिनाइट की कल्पना बनती है। हम्म, वो चित्रण है, उस पे रूप नहीं है। रूप किधर है, देयर इज नो फॉर्म, केवल एक्सपेंस, विस्तार है। चित्रण का एक टाइप है वो।
मतलब एक चित्रण में जिसमें केवल विस्तार का कंपोनेंट है, बाकी कंपोनेंट नहीं है। फिर यदि मैं पूछता हूँ कि इधर से प्लूटो जाने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ से प्लूटो का जो विस्तार है उसके कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। फिर आप पूछेंगे कितने स्पीड से जाओगे बताओ, फिर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन देके बताओ। यही तो कह रहा हूँ ना कि निराकार का चित्रण, निराकार सर्वप्रथम चित्रण से अप्रोच होता है, पूरा नहीं समझ में आएगा। ठीक है। भैया आप क्या ये बोलना चाह रहे हैं कि द व्यापक की जो प्रॉपर्टीज है, व्यापक जो है वो अ, चित्त की कैपेसिटी के बियॉन्ड है, क्योंकि चित्त में ये 8 फैकल्टीज हैं, और व्यापक जो है वो चित्त इट का इज। मैक्सिमा है। नहीं, व्यापक अभी हाँ। भी हमको रूप का अरूप है ना। चित्त मैक्सिमाइज होता है। चित्त बेसिकली तात्विक रूप से, नॉट फिजिकली, तात्विक रूप से एक्सपैंड होता है ज्ञान को छूने के लिए, तभी तो अध्ययन संभव है। नहीं तो संभव ही नहीं है, कोई मानेगा ही नहीं ना। आप भास भी होगा हम्म ना, आपको कुछ तो भास होता है ना। इकाई व्यापक समझ में नहीं आता, फिर भी आप में स्वीकार के बैठे कि इकाई व्यापक है, क्योंकि इट सीम्स मोस्ट नेचुरल, है ना। हम्म हम्म भाई हम सारा टाइम लगा रहे हैं ना, 2 घंटा, 4 घंटा, 50 घंटा, जो भी, क्या है ये सत्य भास ही है ना। सत्य का कोई अंश में कुछ चीज भास हो गया, कुछ तो भास हुआ। समाधान, अखंड समाज, मानव धर्म, एक समथिंग इज क्लिक, राइट। हम्म ये सब वही है। जैसे मानव धर्म एक है, ये क्या है? कोई रूप नहीं है, चित्र नहीं है वो। और मानव धर्म एक है को चित्रित करके देखो, आप नहीं कर सकते। व्हाट इज द फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ मानव धर्म एक? नथिंग। कपड़ा एक नहीं हो सकता है, बोली एक नहीं होगी, भोजन एक नहीं होगा, एक ही जैसे मैंने व्यक्त होगा, ऐसा भी नहीं है। तो क्या मतलब हुआ मानव धर्म एक का? जैसे यूनाइटेड नेशन है, क्या मतलब इसका? कुछ नहीं, चित्रित ही नहीं होता। यूनाइटेड नेशंस का मतलब नेगेटिव को चित्रित करना पड़ता है कि झगड़ा नहीं करेंगे, देयर विल बी नो मिसाइल्स बेसिकली। बट सपोज यू हैव अ वर्ल्ड जहां पर मिसाइल्स नहीं, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस हो गया क्या? झगड़ा केवल मिसाइल से हो गया कि नहीं? वो बाद में ईमेल में भी झगड़ा करेगा, वो भी झगड़ा है ना। मियाँ बीवी झगड़ा करते हैं, थोड़ी ल- हथौड़ा मारते भाई। भाषा से झगड़ा होता है, वो डिसयूनाइटेड है। तो गुणों में भी एक रूपता, ये अभी चित्रित होता नहीं। हम्म। मानव धर्म का कोई चित्रण नहीं है, एक भाव है ये। चित्रण नहीं है का मतलब कोई रूप नहीं है इसमें, विच मीन्स कि चित्रण का रूप के अलावा भी कंपोनेंट है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। वो क्लियर हम्म हुए बिना ये जो हमारी आज की पूरी चर्चा है, संयोग से यहाँ पहुंच गए हम लोग अनप्लान विधि से, वो नहीं समझ में आएगा। चित्रण क्रिया को समझना पड़ेगा। चित्रण क्रिया इज यू, हमारी समझ, हमारी पर्सनालिटी, हमारा साइकोलॉजी, सारा चित्रण है ना। हम्म तो इसको आप लोग, मैंने दर्शन में जो लिखा है ये अपने आप आपको करना ही पड़ेगा, वो छोड़ेगा नहीं आपको। यदि आप लगे रहेंगे तो आपसे करवा के रखेगा दर्शन ये, ठीक है ना। ये तो सारी चर्चा मदद करेगी इसको। आपने जब बोला कि अ, दर्शन 6 विधि से होगा, पहले नियम, वृत्ति में नियम जो है, आप अ, नियम सेटल होंगे तो आप नियम की ओर जाओगे। तो जब आप बोल रहे हैं नियम, वृत्ति में नियम, तो जो अस्तित्व के नियम है वो आपको जैसे ही भाषा के रूप में आते हैं, जैसे ही मनन होता है, तो वृत्ति में वो नियम, आप उस पे वृत्ति उस पे एक्ट करना चालू करती है। इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? विधि में तीनों आएगा, नियम न्याय, वो थोड़ा सा और लंबा चर्चा हो जाएगा, बट विधि में तीनों आएगा। नियम भी आएगा, न्याय धर्म सत्य, तुलन आएगा ना। न्याय धर्म सत्य का तुलन होगा, वो चित्रित भी होगा। कुल मिलाकर यह है कि ये सारे चीजों को समझते हुए, है ना, सारी चीजों का भास और आभास होते हुए, जो चीजें मैंने हमारे अधिकार में क्रमशः आएंगी, वो पहले नियम, नियंत्रण, संतुलन का सेट आएगा, उसकी स्वीकृति आएगी, फिर न्याय आएगा, है ना। इम्प्रूवमेंट के स्टेजेस हैं ये, सारे हम्म को सोचते हुए, सारे को समझते हुए, है ना। या तो हमको ये बोलना पड़ेगा कि पहले पूरा का अनुभव होगा, उसके बाद ही तुम जियोगे, उसके पहले
जीव हो, है ना, बंदर हो, ऐसा तो नहीं है। आई मीन ऑल ऑफ अस आर डोंकीज बिफोर अनुभव, ऐसा हो जाएगा? ऐसा नहीं है। अनुक्रम से होगा, जागृति क्रम है, तो न्याय स्पष्ट होगा, है ना? तो न्याय स्पष्ट होगा तो जीने में उसकी आंशिकता या कुछ भी दिखेगी। फिर धर्म स्पष्ट होगा, फिर सत्य स्पष्ट होगा। समझने के क्रम में क्या है, उस पर विश्वास होने के लिए ये है जीने का क्रम, दिस इज द इम्प्रूवमेंट। बट जो वस्तु के रूप में जो स्पष्ट होगा, न्याय स्पष्ट होने के लिए धर्म क्लियर आना पड़ेगा, धर्म क्लियर होने के लिए सत्य क्लियर होना पड़ेगा। बिकॉज इकाई है, व्यापक है, जीवन है, ये क्लियर हुए बिना न्याय भी पकड़ में नहीं आएगा, अभी भी कल्पना के स्थान में ही। इसीलिए दर्शन को स्लाइस एंड डाइस नहीं कर सकते। कुछ लोग प्रयत्न करते हैं बट वो होता नहीं। यदि दर्शन चाहिए तो दर्शन स्लाइस डाइस होता नहीं, काट-कूट के नहीं होता है। न्याय को धर्म से अलग कर दो, पहले हम न्याय को सोचेंगे 5 साल, उसके बाद धर्म को 3 साल पढ़ाएंगे, फिर सत्य को 2 साल पढ़ाएंगे, उससे दर्शन नहीं हो पाएगा। हो पाएगा? नहीं होगा। एडल्ट्स के लिए, है ना? फिर हम शिक्षा के मेथोडोलॉजी में चले जाएंगे, वो एक अलग चर्चा है। बट कुल मिलाकर ये चीजें हैं। बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। अश्वनी जी कुछ कह रहे थे, भाई साहब आप कुछ उस समय कहना चाह रहे थे, मैंने आपको रोका था। नहीं, मैं ये यानी कि आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म कि ये दर्शन, ये अध्ययन के द्वारा हमारी जो कल्पना शक्ति है या जो हमारा ये अनुमान है, उसमें यानी कि एक पॉजिटिव फर्क आता जाएगा। हाँ, और बिल्कुल। अल्टीमेटली तो तुलन पर ही, यानी तुलन एक दफा न्याय, धर्म और सत्य का अगर होने लगता है तो फिर बातें स्पष्ट, देन वी हैव टू एंजॉय द प्रोसेस। हाँ, बिल्कुल। शब्द का अर्थ स्पष्ट होगा, तुलन होने से शब्द का अर्थ चित्रित होगा। तुलन नहीं होने से शब्द बनेगा, तर्क बनेगा, बट उसका अर्थ नहीं जुड़ेगा। दोबारा भैया, दोबारा कहो आपने जो भी कहा। तुलन होने से भाषा का अर्थ चित्रित होगा। हम्म तुलन होने के पहले भाषा का उपयोग कर सकते हैं, जैसे समझ में आया। इंग्लिश में इसको ऑक्सीमोरॉन बोलते हैं ना। मैं न्याय धर्म सत्य बोलता हूँ, न्याय धर्म सत्य को एक्सप्लेन करता हूँ, बट एक्सप्लेन करते समय मूल में जो दृष्टि है वो प्रिय हित लाभ की है। सो व्हाट विल हैपन, मेरा न्याय धर्म सत्य आपके न्याय धर्म सत्य बेटर है, इसको लेकर मैं बहस कर लूंगा, झगड़ा कर लूंगा। मेरा शिविर आपके शिविर से अच्छा है। समझ में आता नहीं है? तो दर्शन विल टेक केयर ऑफ इट, नो? You will have to take care of it. Darshan will take care of it. Will take care of it. नेचुरली But अध्ययन करने वाले तो ही ना, पर हाँ, अध्ययन की रोशनी में ही ना। अध्ययन के रोशनी में ही है वो। रोशनी कोई जादू की झड़ी तो नहीं है ना, वो तो हमको वो करना पड़ेगा हमारे अंदर, क्योंकि हमको जागृत होना है। दर्शन हमको जागृत नहीं करेगा ना, दर्शन हमको जागृति बताएगा। जागृति क्या है? नागराज जी इसको बोलते थे, इस जगह को, कम से कम मुझे जो बोले हैं, नाक रगड़ो सीताराम, है ना? तो ना नाक रगड़ना पड़ता है इसमें। बट वही मानव होने का मतलब है, मानव नाक रगड़ते ही इधर तक पहुंचा। ये जूम कॉल हो पा रहा, बहुत सारे लोग नाक रगड़े। नाक रगड़ने का मतलब बुद्धि लगाना, मेहनत करना। और आवश्यकता तो बन जाती है ना। वही आवश्यकता बन जाती है, तो अपने आप होता ही है। नहीं, मैं तो आप नाक रगड़ने कह रहा हूँ, मैं उसी को एंजॉय करने को कह रहा हूँ। नाक रगड़ने में वही वही मजा वही आने नाक लगे रगड़ना ही एंजॉय करना। वही अभी हम जो कर रहे हैं वो नाक रगड़ना ही है, और एंजॉयबल ना। भी। अरे बिल्कुल नाक रगड़ना है। इस वक्त और कुछ भी ना करके यही सुनना, और अगर समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा पूछना, फिर करना। ये एक तरह से नाक रगड़ना समझ लो, या अपनी आवश्यकता समझ लो, या इसको एंजॉयमेंट समझ लो, जो भी है ये। सही बात है। तो चैट में तो ठीक है, बढ़िया चर्चा हुई। अनफॉर्चुनेटली आधा ही रिकॉर्ड हो पाया, मुझे ये पता नहीं। मैं वैसे क्या है, क्वालिफिकेशन से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर कहलाता हूँ, बट आई एम वेरी स्लो विद डिवाइसेस फॉर सम रीजन। अभी मुझे समझ में आया इसमें बटन कहाँ था। सुबह के समूह में प्रकृति सत्ता या व्यापक में डूबा घिरा भीगा में चर्चा में आया। वीकेंड के चर्चा में इसे और अच्छे से समझना। भीगा होने का तात्पर्य प्रकृति इकाइयों की क्रियाशील ऊर्जा संपन्न से है। घिरा होने का तात्पर्य व्यवस्थित नियंत्रित होने से है, तथा डूबा होने का तात्पर्य परस्परता में दूसरे के साथ संबंध को पहचान निर्वाह करने से है।
ठीक है, तो भीगा है, घिरा है, डूबा है, ये क्या है? ये इसी को अनुभव ज्ञान कह रहे हैं। यहीं पर मध्यस्थ दर्शन भारतीय अध्यात्मवादी परंपरा से अलग कट जाता है। यहीं पर मतलब यहाँ तो कटता ही है, बाकी जगह भी कटता है, बट ये कोर है ना, न्यूक्लियस है ये। नागराज जी बोलते थे फलक्रम पॉइंट है ना, यहाँ पर टिका है, टिप की इकाई और व्यापक में संबंध इधर और का नहीं है। भौतिकवाद में क्या है? इधर और का है, इकाई है, व्यापक नहीं। अध्यात्मवाद में कहाँ चले जाता है? कम से कम भाषा के रूप में व्यापक मतलब ब्रह्म है, ईश्वर है, और जगत या इकाई गोल हो जाता है अद्वैत परंपरा में, है ना। लेट अस बी वेरी क्लियर। या प्रचलित पॉपुलर अद्वैत परंपरा में, क्योंकि उसके भी बहुत सारे वर्जन हो सकते हैं। भीगे रहने का क्या मतलब है? जहां पर इकाई है वहां भी शून्य है। जैसे मेरा सर, मेरा मुंडी एक स्थान पे है, तो यहाँ भी शून्य है, शून्य में ही है मेरा मुंडी। इनफैक्ट मेरे हेड का जो शेप आपको दिख रहा है, ये व्यापक में एक एक्सपेंस है, इसकी बाउंड्री को आप मेरा शेप बोल रहे हैं। ये जो अभी दिख रहा है ना सर, या आपको अपना फोन या जो भी आप डिवाइस रखे हैं, ये क्या है? ये एक्चुअली इसका जो शेप है, ये व्यापक में एक लाइन है। तो इफ यू टेक माय फेस, इट इज अ zigzag लाइन। ये फोन को लेंगे तो ये रेक्टेंगुलर लाइन, सिमेट्रिकल लाइन। एक ऑक्टागन को लेंगे तो लाइन्स हैं एक्चुअली। तो फाइनली जब हम इकाई भी बोल रहे हैं, इकाई का एक्सपेंस बोल रहे हैं, कोई भी चित्र, कोई भी एक्सपेंस कह रहे हैं, हम बेसिकली व्यापक में ड्राइंग बना रहे हैं। जैसे भारत का नक्शा है, ये क्या है? व्यापक में एक वो है, एक लाइन है, एक शेप है, बदलते जाता है। इंडिपेंडेंस के पहले भारत अलग था, फिर अब अलग हो गया, है ना। फिर पॉलिटिकल मैप अलग है, ऑल दैट। तो बेसिकली भीगा रहने का मतलब क्या है? कि जहां पर इकाई है वहां पर व्यापक वस्तु। फिर हमको ये भी समझ में आता है, हमको मतलब जो उस स्थिति में पहुंचता है, नागराज जी को समझ में आया कि आत्मा में जो अनुभव हुआ उनको, तो क्या ज्ञान हुआ? क्योंकि आत्मा का ज्ञान है। नन हु इज टॉकिंग, आत्मा इज टॉकिंग। ये जो भीगा गिरा डूबा है, ये मन नहीं बोल रहा, आंख नहीं बोल रहा है, ब्रेन नहीं बोल रहा, द आत्मा इज टेलिंग अस व्हाट इट सॉ। क्या देखा उसने? सॉ मतलब ज्ञान हुआ, समझ में आया कि ये व्यापक स्वयं ऊर्जा है? तो क्योंकि इकाई जहाँ है वहां ऊर्जा भी है, तो इकाई ऊर्जित है। इसी को नाम दिया भीगा, सो ड्रेंच्ड। तो ये एक भाषा दिया, क्योंकि भीगना एक्चुअली किस में? पानी में भीगते हैं। भीगना शब्द पानी में से आता है ना। आप खाने में भीगते नहीं हो, नोबडी से तुम रोटी में भीग गए। तो ह्यूमन लैंग्वेज जो है, ये डेली एक्सपीरियंस से कंस्ट्रक्टेड है। कंस्ट्रक्ट होते होते वो अल्टीमेट रियलिटी को छूने का प्रयत्न कर रहा है। इसीलिए कई बार हम डेली एक्सपीरियंस के कल्पना में फंस जा रहे हैं। जब फंसते हैं वो होगा ही, क्योंकि लैंग्वेज वहीं तक है। तो भीगा है, ठीक है। तो कैसे इसको इमेजिन करें? तो व्यापक को एक कांस्टेंट फील्ड ऑफ एनर्जी के रूप में भी हम देख पाए का मतलब कल्पना कर पाए, और इसमें इकाई है ना, इसीलिए इकाई भी ऊर्जित है, ये समझ में आता है। कैसे? आपका फोन है, उसमें एक रिसीवर है, एंटीना। एंड ये जो मोबाइल फोन का जो सिग्नल है, ये हर जगह है, एवरीवेयर, आंखों में आता नहीं। तो जहां पर सिग्नल आप जाओ, वहां आपको डंडा वो दिखेगा। अलग से कुछ नहीं करना, उसको वो उपलब्ध है। द सिग्नल इज अवेलेबल, ओनली द रिसेप्टिविटी हैज टू बी देयर। इकाई में वो रिसेप्टिविटी है ऊर्जित होने का अर्थ है। ये फंडामेंटल है ना, जो बिल्कुल ही प्रकृति का तात्विक स्वरूप है, वहां पर हम बात कर रहे हैं कि ये भीगे रहने का मतलब ऊर्जा में भीगा रहना। तो ये उसमें क्या होता है, उसमें इफेक्ट क्या होता है इकाई में? बट रिमेंबर कि इफेक्ट जब हम बोलते हैं, इसका मतलब इसके पहले कभी इफेक्ट था नहीं, तभी इफेक्ट होगा, है ना। जो भाषा है कॉज एंड इफेक्ट का, इट प्रिज्यूम्स की टाइम टी इक्वल टू 0 में कोई स्थिति है, टाइम टी इक्वल टू 1 में स्थिति बदल गई, तब इफेक्ट है।
बट ये मैंने वर्तमान है, प्रेजेंट में हमेशा जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इफेक्ट किस रूप में होगा इकाई में या किस रूप में है? वो चुंबकीय बल संपन्न हो जाता है। चुंबकीय बल संपन्न तो क्या हो गया? चुंबकीय का मतलब मैग्नेटिक फोर्स से इम्ब्यूड है। क्या? परमाणु अंश। तो परमाणु अंश मैग्नेटिक एबिलिटी से इम्ब्यूड है ना, समृद्ध है, संपन्न है। तो क्या करता है वो? अपने दूरी पर घूमता है तथा दूसरे ऐसे अंशों के साथ रहने की उसमें प्रवृत्ति रहती है, अट्रैक्टिव फोर्स आ जाता है। सो इट कम्स टुगेदर विद अदर पार्टिकल्स। ये परमाणु के रूप में दिखता है। ठीक, वहां से परमाणु के लॉस टेक ओवर कर देते हैं, इकाई के लॉस टेक ओवर करते हैं। व्यापक इज नॉट एक्टिंग। परमाणु होने के लिए जो लॉज हैं, कितने उसमें ऑर्बिट्स होंगे, कितने अंश होंगे, वो नेचुरल है, वो उन्हीं के सम्मिलित रूप में समाहित है। मानव तो नहीं बना रहा है ये व्यापक। लास्ट पार्ट फिर से रिपीट करिए। जो परमाणु वाला पार्ट है, मैग्नेटिक फील्ड वाला पार्ट है, तो मतलब इज इट दर्शन इज सेइंग कि व्यापक और इकाई के बीच में मैग्नेटिक फील्ड है? नहीं, बीच में नहीं है कुछ। इकाई मतलब परमाणु या परमाणु अंश व्यापक में रहने से मैग्नेटिज्म संपन्न है। जो फोर्स है उसमें एनर्जी, बेसिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में। जो साइंस मैग्नेटिक एनर्जी बात करता है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो ये वो मैग्नेटिक एनर्जी, वो ट्रांसफर, मैग्नेटिक एनर्जी। वो हाँ, वो व्यक्त हो रहा है, वो डिस्प्ले हो रहा है बिटवीन टू पार्टिकल्स। वो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, साइंस में जितनी एनर्जी है सब ट्रांसफर की बात हो रही है। यहाँ हम एब्सोल्यूट्स में बात कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक एनर्जी जो हमारे कल्पना में है वो तो ट्रांसफरेबल है, तो दिस इज समथिंग। ट्रांसफर, ये ट्रांसफर, ये एब्सोल्यूट है। दिस इज लाइक एवरी, यू कैन थिंक ऑफ एवरी, क्योंकि लाइक आई सेड नो, भाषा चुंबक, चुंबकीय बल संपन्नता कहाँ से आया भाई? पहला आदमी चुंबक देखा, उसके बाद ज्ञान हुआ और पता चला ये जो चुंबकीय बल संपन्नता, जैसे दो मैग्नेट एनर्जाइज है तो क्या करते हैं? दे अट्रैक्ट थिंग्स, दे रिपेल समथिंग। एंड दो मैग्नेट्स के बीच में अट्रैक्शन भी होता है, रिपल्शन भी होता है ना, कुछ चिपक भी जाते हैं। तो कुछ ऊर्जा है उसमें, मैग्नेट में, तभी तो ये सब करता है। एंड उस फोर्स को हम कैसे एक्सपीरियंस करते हैं? दो मैग्नेट्स को पास में आओ, यू कैन फील और एक्सपीरियंस, अनुभव में आता है ना। हाथ में अपोजिंग फोर्स अनुभव में आता है, हर बच्चे को अनुभव में आता है। तो एनर्जाइज्ड है वो, और वो घटता नहीं है। कितने भी पास लेकर आओ ऐसे ही करता है। ऐसे नहीं कि 10 बार करने से कुछ घट जाएगा। ठीक, तो परमाणु अंश इस विधि से चुंबकीय बल संपन्न है। व्यापक में भीगे रहने के कारण इनके बीच में नहीं है, वो इकाई में है। और वो इकाई चुप नहीं रहेगा भाई, उसमें ताकत आ गई, या ताकत है। आ गई का मतलब फ्रॉम द टाइम वी स्टार्टेड डिस्कसिंग, ताकत आ गई है, भाषा है, ताकत है। तो क्या करेगा? अन्यों के साथ रहने की उसमें प्रवृत्ति आ जाती है। इसी का नाम है श्रम। ठीक है, तो ये स्पिन मोशन है ना, घूर्णन गति में पार्टिसिपेट करता है, और ये अनेक मिलके फिर वर्तुल गति भी हो जाता है। तो ये भीगे रहने के कारण इतना हो गया। फिर आते हैं घिरे रहने में। घिरे रहना का मतलब क्या है? कि ये अनेक अंश मिलके एक परमाणु के रूप में व्यक्त करते हैं, और व्यापक में इनकी कार्यसीमा डिफाइंड है। यही घिरे रहने का मतलब। तो व्यापक घेर नहीं रहा है, इकाई उसमें घिरा है। क्योंकि घेरना जो शब्द है वो भी हमारी इकाई के साथ ही है ना। मैंने आपको घेर लिया, मैंने हमारे गार्डन को घेर लिया, पाकिस्तान ने घेर लिया। सराउंडिंग के लिए द एंटिटी दैट इज सराउंडिंग इज आल्सो एन इकाई। हियर द एंटिटी दैट इज सराउंडिंग इज नॉट एन इकाई। जैसा आपको फोन का सीमा है, ये व्यापक में घिरा हुआ है, तो फोन व्यापक में सुरक्षित है, ये भाषा बनेगा। मतलब क्या हुआ? यदि घेरता नहीं तो फोन की कोई आपको आउटलाइन ही नहीं दिखेगी। इफ देर इज नो स्पेस, यू कैन नॉट ड्रॉ बाउंड्री ऑफ एनी एंटिटी, ये उसका मतलब है। जैसे मेरा मुंडी, माई हेड, यू कैन सी इट शेप, इट इज, मैंने सुरक्षित इन स्पेस है ना। अभी कितना, 1 घंटा 32 मिनट हो गया, कुछ हुआ नहीं मुंडी को, डिसइंटीग्रेट। तो क्या हो रहा है? यदि स्पेस में
स्पेस नहीं होता तो इसका कोई सीमा ही नहीं मिलता, ठीक है। या यदि ये जो स्पेस है, यदि ये लेट अस से इसमें कोई तरंग होता और चेंज होते रहता, देन द शेप विल कीप चेंजिंग, कभी यहाँ से पुरुष हो जाता, कभी यहाँ से पुरुष हो जाता, ये सब होता। ये सब नहीं होता है। ये घिरे रहने का, डूबा रहना मतलब सबमर्ज्ड, ठीक है। तो थिंक ऑफ अ टॉप, जैसे आपके पास एक टॉप है, टॉप को क्या बोलते हैं हिंदी में? गोल गोल जो घूमता है, लट्टू। 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 हाँ, मैं पहले भी भूल गया उसको, आई सेड बट्टू फर्स्ट टाइम, लट्टू लट्टू। थिंक ऑफ अ स्पिनिंग टॉप जो पानी के अंदर घूम रहा है ना, और वो पानी व्यापक वस्तु डूबा है। तो वो पानी उस टॉप को घूमने दे रहा है, कहीं भी घूम सकता है उस पानी में वो। थिंक ऑफ अ मतलब एनर्जाइज टॉप, बढ़िया, उसमें हमने मोटर लगा दी, ठीक है। या एक सबमरीन, तो पानी सबमरीन को घूमने से रोकता नहीं, इट्स एनेबलिंग इट। ये डूबे रहने का मतलब है, मतलब क्रियाशील होने के लिए अवेलेबल है वो। ये इसका बेसिक ये फॉर्मुलेशन है। भीगा डूबे रहने भीग वाला भी समझ बराबर क्लियर करो ना भैया। इकाई व्यापक वस्तु में क्रियाशील होने के लिए स्वतंत्र है, ये डूबे रहने का मतलब, इसीलिए क्रियाशील लिखा है। भीगा रहना बराबर ऊर्जा संपन्नता, घिरा रहना बराबर नियंत्रण, तथा डूबा रहना बराबर क्रियाशील। तो और सबमरीन का संबंध एग्जाम डूबे रहना यानी संबंध होना, ये भी दर्शन में ये कहीं बाद पढ़ा में, है। वो दर्शन में नहीं लिखा, वो बाद में आता है, कोई प्रबोधक बोला होगा। इसलिए अच्छा। मैं बोलता हूँ कि व्हेन यू लिसन टू मेनी प्रबोधक, वो भी हाँ आपके हाँ। लिए एक प्रोग्राम हो जाएगा सबको कंपाइल करना, एंड फाइनली आपको दर्शन पे रेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। डूबे रहने से क्रियाशील होती है इकाई, यानी वो तो डूबी रहने से या डूबी है इसलिए क्रियाशील है ऐसा। क्रिया करने के लिए स्वतंत्र है, इट इज फ्री टू मूव अबाउट इन स्पेस, डूबा रहना। यदि डूबा नहीं होता तो उसको फ्रीडम नहीं होती मूवमेंट की, वो पॉसिबिलिटी को हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट अनुभव ज्ञान इज उसके विपरीत कल्पना हो ही नहीं पाती है। हम्म। जब होता है तो फिर कुछ पकौड़ी ही बनेगा। आई एम श्योर कि दो चार साइंटिस्ट, बढ़िया साइंटिस्ट का मतलब कोर फिजिसिस्ट को मैं मानता हूँ, आई एम येट टू कम अक्रॉस अ फुल ब्लोन फिजिसिस्ट स्टडीइंग द दर्शन। बाकी सब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले लोग हैं, जनरली साइंस की पकड़ लिमिटेड है ऐसे लोगों में। नहीं, जैसे आपने ये सबमरीन का बताया, सबमरीन में तो खुद की ताकत होती है इसलिए क्रियाशील है। पानी तो उसको फ्रिक्शन से रोकता है बल्कि। तो नहीं नहीं, ये इसीलिए नहीं, इसीलिए एग्जाम्पल्स की एक सीमा है, उसको हाँ हाँ। इमेजिन करने के लिए दे रहा हूँ। या आप ऐसा एक सबमरीन इमेजिन करो जो पानी के वेव से चलता है, तो करेक्ट उसकी करेक्ट। मे बी someday we'll make a गोमूत्र सबमरीन also, now who knows। गौमूत्र से चलने वाला सबमरीन, दैट्स अ जोक, ठीक है। तो ये अ, किन्होंने रखा था इसमें, देखो उन्हीं से पूछ लेते हैं। दीदी ये वाला पॉइंट नीरू हमने ही कुड़ी जी रखा ने, था, हमारा ही पॉइंट था ये। जी भैया, अच्छा, सुबह के ग्रुप में रखा गया था। हाँ ओके, ठीक है। ये ठीक है कि इसमें और कुछ बात करनी है? बढ़िया है भैया। ठीक, ठीक है। संध्या खन्ना जी का है, इन मूल्यों को अपने में कैसे बढ़ाएं, ठीक है। उसके लिए सिंपल उत्तर है अध्ययन। हाँ, तो मूल्यों को बढ़ाने का मतलब क्या है ना, तो इनकी कोई एम्पलीट्यूड तो नहीं होती है, भाव के रूप में एम्पलीट्यूड। और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि सवेरे शाम मुझे स्नेह लगता है, वेडनेसडे से स्नेह नहीं हो पाता है, या ऐसे व्यक्ति के साथ होता है उस व्यक्ति के साथ नहीं हो पाता है, ये एक ही व्यक्ति के साथ अलग अलग समय में अलग अलग बदलते रहता है। तो मूल्यों में स्थिरता को यदि देखेंगे तो कम से कम हमको जीवन में अवधारणा की स्थिति में आना पड़ेगा, मतलब उसकी एक अच्छी स्थिरता में आने के लिए।
उसके बाद बोध में उसके बाद निरंतरता बनेगी, अनुभव पूर्वक संपूर्ण निरंतरता बन जाएगी। अवधारणा के पहले क्या करना पड़ेगा? तो अवधारणा के पहले मनन करना पड़ेगा। तो क्या मनन करना पड़ेगा? मानव के संबंध। मनन का मतलब है मेडिटेशन, फिक्सिंग और अटेंशन, यही मनन है। समझने के लिए ध्यान देना पड़ता है। ध्यान का मतलब मन को लगाना, जैसे अभी हम लोग मन को लगा रहे हैं, आंशिक ध्यान कहलाएगा। ध्यान के ही अलग अलग स्टेजेस हैं ये, है ना। तुलन, फिर साक्षात्कार, अवधारणा, एक स्थिति है साक्षात्कार की, स्टेबिलिटी की, फिर बोध, फिर अनुभव। तो संबंधों को समझने के लिए जीवन, जीवन क्रिया, उन संबंधों का मूल प्रयोजन मानव जाति में जीने के अर्थ में, फिर उनको क्रिया के स्वरूप में कैसे देखें, इस पर अध्ययन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। तब हम इन मूल्यों को बढ़ा सकते हैं। तो उदाहरण के रूप में भाई किसी के साथ हमारा भाव ठीक नहीं हो रहा है, तो उसको जीवन के स्वरूप में देखने का अभ्यास करना। अभ्यास कैसे करेंगे? तो कल्पनाशीलता को ही नियोजित करेंगे, है ना। अभी हम एक दूसरे से व्यवहार करते हैं तो शरीर से व्यवहार करते हैं, है ना। हम वी आर जस्ट टॉकिंग इन एट द बॉडी। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप किसी से बात करते हैं, हम एक दूसरे के शरीर के साथ व्यवहार करते हैं। वी आर टॉकिंग टू ईच अदर्स बॉडीज। हमारा भाषा उस शरीर पे गिरता है, वापस आता है, और हमारे अंदर कोई कल्पना रहती है, वो बाहर निकलती रहती है। somebody has to mute, कोई ट्रैफिक में है। कौन है भाई? एक मिनट, ये फोन पे थोड़ा सा, ठीक है, बंद हो गया। ठीक है। तो मूल्यों को बढ़ाने के लिए फिर संबंधों पर ध्यान देना, संबंध किस प्रयोजन में है उस पर ध्यान देना, जीवन के आधार पर संबंध है, इस पर ध्यान देना। इसकी एक क्रमिकता बनेगी। फिर हो सकता है कभी हमको ध्यान हो, कभी ध्यान हट जाता है। इसीलिए रेगुलर स्टडी या, है ना, रेगुलर में इन चीजों को सोचना, पढ़ना, ये मदद करता है। प्रतिदिन 1-2 घंटे का पठन कुछ नुकसान तो नहीं करेगा ना। जिंदगी भर यदि हम मन बना लें, 1-2 घंटा पढ़ाने में, सोचने में लगाएंगे, तो अपने आप धीरे धीरे, क्योंकि ये वस्तुएं सब उसी से संबंधित है, तो उसमें कहीं ना कहीं उसका काम करना शुरू कर देता है। ठीक है दीदी? भैया आप कंपन गति के बारे में बता रहे थे, फिर डाइवर्ट हो गया। नहीं, भैया एक और पूछ लूं, एक उसी से रिलेटेड है जो चल रहा था हमारा हाँ जी। चुंबकीय बात। तो जब हम कहते हैं कि इकाइयां व्यापक में हैं और चुंबकीय बल संपन्न है, इसे अक्षय बल क्यों कहते हैं? इस बढ़िया बल पॉइंट है ये। मूल मूल में जो घूर्णन और वर्तुलात्मक गति है, जी अंशों में, ये भी क्षय नहीं होता कभी, उसको भी अक्षय कह सकते हैं, है ना। परंतु जब यहाँ पर जीवन में अक्षय बल, अक्षय शक्ति, संपन्नता को कह रहे हैं, तो किसी एक इकाई के एक्सप्रेशन की बात हो रही है। इकाई का जो गणना है, ये परमाणु से प्रारंभ। कोई भी परमाणु दूसरे जो परमाणु है वो कंटिन्यूस नहीं है ना। उनकी आकृति में कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगा ओवर मिलियंस बिलियंस ऑफ ईयर्स, कुछ भी। हम्म, एक गठनपूर्ण परमाणु एकमात्र है जिसका स्वरूप कभी नहीं बदलने वाला, है ना। तो इसका जो अम, सापेक्ष गति है वो भी अक्षय हो जाता है। उसमें सापेक्ष गति अक्षय नहीं है। जैसे इसको चित्रण एक सापेक्ष गति, एक एक्सप्रेसिव, जैसे एक ऊर्जा है जीवन परमाणु को परमाणु के रूप में बने रहने के लिए, हम्म, वैसे ही जड़ परमाणु भी जड़ परमाणु के रूप में बने रहने के लिए एक ऊर्जा है, वो दोनों में अक्षय ही कहलाएगा। ठीक। हम्म, परमाणु के रूप में बने रहना मतलब उसमें जो अंश है उनमें घूर्णन और वर्तुल गति और कंपनात्मक गति की अक्षयता है, क्योंकि वो खत्म नहीं होता। द इलेक्ट्रॉन इज नेवर गोइंग टू स्टॉप स्पिनिंग। यदि बहुत ही हम क्रूड शब्दों में कहेंगे तो कभी भी वो घूमने से बंद नहीं करेगा। यहाँ पर अक्षयता है। परंतु जैसे ही हम परमाणु की बात करेंगे, जब क्रिया के अध्ययन करेंगे ना, तो परमाणु चाहिए मिनिमम, नहीं तो उसका आचरण निश्चित नहीं है। तो जैसे ही परमाणु की बात करेंगे तो ऑक्सीजन हो गया, तो ऑक्सीजन की शक्ति अक्षय नहीं है,
और वो ट्रांसफॉर्म भी हो जाता है। तो ऑक्सीजन को जैसे आप सांस लेंगे तो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन होते जाएगा। जीवन में जो क्रियाएं हैं ये स्पेसिफिकली यदि देखेंगे तो ये क्षय नहीं होती। तो जीवन को जो अक्षय बल अक्षय शक्ति लिखा है, इसका ये मतलब नहीं कि बाकियों में नहीं है, बट इसमें मनुष्य के उपयोग के अर्थ में देखेंगे तो कभी खत्म नहीं होता है। आस्वादन कितना भी करो और आस्वादन करने की ताकत बनी ही रहती है। तुलन कितना भी करो, विश्लेषण कितना भी करो और विश्लेषण करने का ताकत बना ही रहता है, इस अर्थ में। जीवन परमाणु में तो समझ आता है भैया, अक्षय बल अक्षय शक्ति, बस उसके अलावा परमाणुओं का जो था उसमें थोड़ा डाउट हो रहा था कि वो कैसे अक्षय बल नहीं है, बट क्लियर हो गया, थैंक यू। वही है, तो इलेक्ट्रॉन्स, बढ़िया मुद्दा ये है। इलेक्ट्रॉन्स का स्पिनिंग कभी बंद नहीं होने वाला है। भैया कंपन गति के बारे में आप बता रहे थे, वो थोड़ा बताइए। नहीं, शायद आवाज कट गई होगी। मैंने इतना ही कहा कि परमाणुओं में घूर्णन गति, स्पिन मोशन, वर्तुलात्मक गति, है ना, सर्कुलेटरी मोशन तथा कंपनात्मक गति, वाइब्रेटरी मोशन, ये तीनों ही अक्षय है, खत्म नहीं होते हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि अस्तित्व में परमाणु घूमना बंद कर दिया। मतलब वैज्ञानिक जगत के लिए ये भी एक नई एक सोच, एक अवधारणा, एक संभावना के रूप में दे सकते हैं। भैया जब जीवन परमाणु को देखते हैं, और जीवन परमाणु में हमने बोला अक्षय बल, मतलब जैसे आपने बोला कि आस्वादन जितना भी कर लो और आस्वादन की स्थिति बनी रहती है, तो जब हम जीवन परमाणु के रूप में ले रहे हैं तो जब तक शरीर है तब तक आस्वादन है। ले हम दे दो, वो मैं देख रही। हेलो, हाँ जी, बोलिए। मेरा क्वेश्चन भैया मतलब मैंने रिपीट करूं वापस से? नहीं, ठीक है। नहीं, ये जिसको आप आस्वादन बोल रहे हैं, आस्वादन करने की क्षमता शरीर छोड़ने के बाद भी यथावत बनी ही रहती है ना। आस्वादन में जब हम अभी आस्वादन कहते हैं तो जनरली हम रुचि मूलकता या इंद्रियों के सन्निकर्ष को ही आस्वादन मानते हैं, जबकि मूल्यों का भी आस्वादन होता है। ठीक है ना, लाइक यू हैव एन inexhaustible capacity to have आस्वादन of स्नेह, फॉर एग्जांपल, एंड टू गिव स्नेह। बट ये शरीर छोड़ने के बाद भी होगा ना, बने रहता है। चित्रण करने की ताकत, वृत्ति, विश्लेषण करने की ताकत, सब यथावत, कुछ नहीं खत्म नहीं होता, कुछ भी कम नहीं होता है, उसका कंटेंट गायब हो जाता है। तो जो कांटेक्ट है आस्वादन के लिए जो शरीर के द्वारा मिलता था, वो तो सशरीर भी डिसकंटिन्यूस है ना। जैसे आपने दोपहर खाना खाया, उसके बाद कहाँ वो हर सेकंड आस्वादन कर रहे हैं, आप नहीं करते हैं। शरीर के साथ एक गति बनी रहती है, बट जनरली फिर हम कल्पना क्षेत्र में खो जाते हैं। उसके बाद बाहर से कोई खाने का लालच आता है, या भूख लगती है, या कुछ होता है, कोई बोलता है, तब नेक्स्ट उसमें गियर लगता है खाने का। उसके पहले कहाँ होता, अभी भी ऐसे ही है। बट विश्लेषण तो या चित्रण से और बढ़िया ढंग से समझ में आता है कि चित्रण करने की क्षमता भी कभी क्षय नहीं होती, खत्म नहीं होती। अक्षय का मतलब कभी खत्म नहीं होना। इसका ये मतलब नहीं है कि वो कंटिन्यूअसली एक ही चल रही है। फ्रीक्वेंसी में ऑन है। हाँ, चल रही है, बट उसका कंटेंट एक ही हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। हाँ हाँ, बट चित्रण जब शरीर छोड़ने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद भी चित्रण हो रहा है। थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है। सक्सेना जी, आपका माइक म्यूट करिए ना। इनका माइक है, सुरेंद्र जी का माइक चालू है और आवाज आ रही है। कर रहा हूँ भैया, कर रहा हूँ। अच्छा, इनका 1 मिनट, हाँ हो गया, ठीक। सुरेंद्र जी का हो गया, ओके। मेरा सवाल ये है भैया कि चित्रण जो है शरीर छोड़ने के बाद, जब हम बोल रहे हैं शरीर छोड़ने के बाद भी चित्रण की एक्टिविटी चल रही है, इज इट अ फैक्ट? नई चित्रण नहीं होगी, जो पहले से बना हुआ है वही रिपीट होता जाएगा। पहले से बना हुआ है वो रिपीट होता रहेगा। नया चित्रण, और नया चित्रण क्यों नहीं होगा? उसके लिए ब्रेन चाहिए। अच्छा, ओके। पर नया जन्म जब लेंगे तब ये चित्रण रहेगा क्या? सॉरी, बीच में बोला मैं। हाँ, पहले शबार जी का पूरा कर लेते हैं, फिर आपका आते हैं। जी बताइए। नहीं, इसी संदर्भ में कह रहा था कि नया जन्म अपन ने लिया
तो वो चित्रण रहेगा क्या उस वक्त? वो यदि उसको सही माना हुआ है, सामान्य रूप से जो छोटी छोटी घटनाएं हैं, मेरा नाम, गांव, छोटी छोटी मतलब जो एसोसिएटिव घटना है, वो पूरे संसार का जो डेटा है वो वाइप आउट हो जाता है। इसीलिए बच्चा जब संतान पैदा होता है तो या जन्म लेता है तो पुराना कुछ याद नहीं रहता, उसकी प्रवृत्तियां साथ में चलती है, चित्रित करने की प्रवृत्तियां। जैसे लाभ केंद्रित चित्रण यदि किसी का था तो वाली प्रवृत्ति नेक्स्ट शरीर यात्रा में भी आएगी बेस स्टार्टिंग में, और उसके ऊपर फिर उसका वातावरण से कुछ भी यदि वापस लाभ के ही वातावरण में वो पैदा होता है तो बढ़िया से लाभ कमा पाएगा, क्या लाभ के लिए सोच पाएगा। यदि उतना लाभ वाले में नहीं आता है ना, तो फिर उसका थोड़ा शिथिल होगा, फिर उसके पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस पर निर्भर करता है कि आगे जाके कितना लाभ करता। अभी भी हम देखते ही है ना, कोई बड़े बड़े जो लोग बहुत सारा लाभ भी कमा लेते हैं, वो किसी धनाढ़ी परिवार में ही पैदा हुए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कभी कभी हो भी जाता है। एक तो ये है। दूसरा, कोई कोई जीवन में शरीर छोड़ते समय यदि कोई विशेष कारण से उसकी आइडेंटिटीज रह जाती है उसमें, तो अगले शरीर यात्रा में उसको याद आता है। अभी आज ही साइंस दोपहर को कोई हमारा मित्र दिखा रहा था यूट्यूब पे, किसी लड़के का वो ले रहे हैं इंटरव्यू, वो अपना पुराना शरीर यात्रा का सब बता रही है, मेरे पत्नी का नाम है, ये था वो था। उसको लेके जाते हैं वो गाँव, वो 12 साल का लड़का है, उसके पत्नी को देख के पहचानता है, ये बोलता है मैं तुम्हारा पति हूँ, है ना। और उस महिला को ऐसा कोई घटना बोलता है जो केवल उन दोनों को ही पता है, वो महिला बेहोश गिर जाती है उधर। ही टेल्स हर एन इंसिडेंट, वो मरा हुआ रहता है फ्रॉम द प्रीवियस लाइफ दैट ओनली शी एंड हर हस्बैंड न्यू, और एक 13 साल का लड़का आके बोल रहा है, वो पागल हो जाती है वो। ये सब रेयर इंस्टेंसेस है जनरली। जैसे मुझे आप पूछेंगे, मुझे कुछ भी याद नहीं, मुझे तो इसी शरीर आता का याद नहीं, पुराना क्या। ठीक है भैया मैं वापस से उस पे आता हूँ। तो अक्षय बल जो है, सॉरी अगर ये हो गया हो तो तो अक्षय बल बोलिए। जब हम यूज कर रहे हैं जीवन में, तो अपेरेंटली चूंकि चेंज इज नॉट पॉसिबल, मतलब गुणात्मक परिवर्तन हो नहीं सकता है, इसलिए जो रिलेटिव एनर्जी भी इसके पास में इनफाइनाइट, क्योंकि अदरवाइज जो दूसरे परमाणु है उसमें वो चेंज हो रहा है तो रिलेटिव एनर्जी इज नॉट अवेलेबल, क्योंकि वो बार बार चेंज, फॉर्म चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है। ये लॉजिक है। जी नहीं, रिलेटिव एनर्जी देखिए, जीवन में जिसको हम चित्रण कह रहे हैं एक्चुअली है कंपनात्मक गति। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ ये कंपनात्मक गति है, आपने जो प्रश्न पूछा ये चित्त तथा वृत्ति का कंपनात्मक गति है ना। तो जो मूल में आप जो कहे यदि उसमें जाऊं, तो शरीर छोड़ने के बाद चित्रण में जो जिन चीजों का वो चित्रण किया है और जिस विधियों से किया है वो उसमें बनी रहती है वो ताकत। ये अक्षयता का मतलब है, वो क्षय नहीं होता, वो खत्म नहीं हो रहा है ना। वो नए किसी वस्तु को समझ नहीं पाएगा, नई की कोई चित्रण उसमें नहीं बनेगी। एक नया चित्रण क्या, जैसे हम लोगों के लिए नया चित्रण क्या बन गया है, जीवन होता है, गठनपूर्ण पर्व एक नया चीज भाई, हम कभी सोचे नहीं थे, किसी के खोपड़ी में नहीं आज तक एक भी आदमी अभी तक ये कल्पना दिया अभी हमारी जानकारी में नहीं, ये है नया चित्रण, इसके लिए हमको ब्रेन लगा। यदि आप ये मेरे को पूछते कि भाई शरीर अशरीरिक जीवन में क्या वो दूसरे किसी मतलब ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल से पकड़ कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, इट हैज टू टेक अ ब्रेन, ये मतलब है उसका। और ये जो इंफॉर्मेशन हमको मिली कि देयर इज समथिंग कॉल्ड गठनपूर्ण परमाणु, ये इंफॉर्मेशन हमारे चित्रण में जो फॉर एग्जांपल ये शरीर छूटने के बाद में रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं जब तक कि वो हमारे गारंटी नहीं। मतलब ये हमको वापस स्वीकृति का, शायद। हाँ, ये इसका स्वीकृति का 3 या 4 स्तर हो सकता है। एक हो सकता है कि भाषा तक ही हम सुने, उसको चित्रित ही नहीं कर पाए, ये तो फ्लश हो जाएगा, क्योंकि लैंग्वेज तो फ्लश हो जाएगा पूरा। यदि केवल भास हुआ है, एक बेसिक सेंस हुआ है और बहुत वीक हमारे में एक्सेप्टेंस बनी है, तो हो सकता है इसकी भी वीक एक्सेप्टेंस ही रहेगी। परंतु अध्ययन के फलन में, एंड बाय अध्ययन आई मीन नॉट जस्ट रीडिंग, बट अध्ययन के हम आगे देखेंगे कि फलन में यदि और गहरे में इसकी स्वीकृति हो गई है, जैसे इसका आभास हो गया है, अगले शरीर यात्रा में इसकी संभावना के साथ हम बने रहेंगे। सो वी विल नॉट रिवोल्ट एट द आइडिया।
उसके लिए हमारे में जगह बनी रहेगी जीवन के रूप में। जैसे अभी भी आप देखिए बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं, उनको माइंड ब्रेन प्रॉब्लम है, ब्रेन के अलावा किसी चीज के अस्तित्व के बारे में बात कीजिए, कोई फिजिक्स वाला ही स्वीकार लेता है, बोलता है हाँ हो सकता है, बात करने को तरह, दूसरा वाला बोलता है गोली मार दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। दोनों के पास फिजिक्स की डेटा एक ही होती है ना। जैसे बहुत सारे साइंस, जैसे न्यूटन हुए थे, तो न्यूटन वाज एक्चुअली गॉड फियरिंग, ही वाज अ वेरी डिवोट क्रिश्चियन। इतने सारे लॉज को पढ़ के भी वो गॉड में बिलीव करता था। वो उसका चित्रण है, उसका चित्र, वो चित्रण ही है उसका, गॉड होना तो चित्रण है। ठीक है, तो ये जो स्वीकृतियां हैं, ये हमारे नेक्स्ट शरीर यात्रा को, यदि वो ठोस हैं तो संभावना के रूप में एक जगह बनेगी, चित्रण की ही सीमा में है। तो यदि साक्षात्कार हो रखा है तो उसका स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन रहेगा, वो उसके चित्रणों का आधार बनेगा नेक्स्ट शरीर यात्रा। यदि मतलब उसी में दिमाग मतलब शरीर त्याग हो जाता है तो। तो दो वर्ड यूज होते हैं भैया, अक्षय बल और अक्षय शक्ति। ये इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये एक प्रत्यावर्तन क्रिया है, आस्वादन, तुलन, चिंतन, बोध और अनुभव, अक्षय बल है ना। मतलब उसके मूल में जो बल है, सो ही इज पोस्टुलेटिंग दैट एक बल है ना, एक पावर है जिसके कारण ये आस्वादन, तुलन, बोध और अनुभव है। इन्हीं का नाम है मन। सो मन इज अ बल, इज अ पावर है ना। तो मनोबल, वृत्ति बल, चित्त बल, बुद्धि बल, आत्मबल। आत्मबल इज द रीजन दैट अनुभव एग्जिस्ट और इज पॉसिबल। बुद्धि बल इज द रीजन की बोध हो पाता है। चित्त बल इज द रीजन की चिंतन हो पाता है। वैसे ही अक्षय शक्ति, आशा, विचार, इच्छा, ऋतंबरा और प्रामाणिकता है ना, इसके मूल में फोर्स है इम्पैक्ट करने के लिए। तो चयन एक फोर्स है, ये आशा एक फोर्स है, सॉरी, जिसके कारण चयन नामक गति क्रिया परावर्तन हो पाती है ना। विचार एक फोर्स है, एक शक्ति है। तो आशा एक शक्ति है, विचार शक्ति, इच्छा शक्ति है ना, ऋतंभरा शक्ति और प्रामाणिकता शक्ति। इसके पहले मैंने उल्टा बोल दिया भाषा में। और जो परावर्तन क्रियाएं हैं, गति क्रिया, इनका नाम क्या है? चयन, विश्लेषण, चित्रण। तो चित्रण क्यों हो पा रहा है? क्योंकि इच्छा शक्ति है। इच्छा शक्ति एनेबल्स द चित्रण क्रिया, जस्ट लाइक चित्त बल एनेबल्स द चिंतन क्रिया। तो जिस लॉजिक से हमने आपकी साउंड भाई, आपकी साउंड बहुत कट हो एग्जांपल ले रही रहा है। हूँ शरीर छोड़ने के बाद में, ताकि थोड़ा सा अभी बेटर है। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। तो जिस जिस थ्योरी से हमने अक्षय बल को देखा, अगर अक्षय शक्ति को देखते हैं, तो शरीर छोड़ने के बाद में विचार जो है, मैं विचार करने की, मेरे पास कोई विचार, नया विचार नहीं कर सकता, लेकिन विचार जो है वो रहता है। ऐसा कुछ है क्या है? उसकी शक्ति बनी रहती है। वो पर्टिकुलर जीवन कितना विचार करेगा नहीं करेगा, वो शरीर छोड़ते समय किन स्वीकृतियों के साथ गया है उस पर निर्भर करेगा। बट वो विचार नहीं कर सकता है, क्योंकि ब्रेन चाहिए विचार करने के नहीं नहीं, विचार करेगा ना, क्यों नहीं करेगा। लिए। समझ नहीं सकता नई चीज, नई निष्कर्ष। समझने का मतलब नया निष्कर्ष, नया प्रत्यावर्तन नहीं होगा उसमें, जो बना हुआ है बना रहेगा। ये भी एक जो यहाँ पर आके भी मतलब मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ पूरा मध्यस्थ दर्शन को लेके, कि मेमोरी जो है, इस गठनपूर्ण परमाणु के पास मेमोरी कहाँ है? क्योंकि अगर विचार कर रहा है या पुराना विचार है, तो इसके पास क्या लोकल मेमोरी को कैश है, क्या है इसके पास इस परमाणु? कैश, कैश नहीं है। कैश सारा ब्रेन में होता है, वो हिपोकैम्पस में होता है कैश मेमोरी है ना। ये यू कैन थिंक ऑफ इट इज कि अभी जिसको आप मेमोरी बोलते हो, ये फाइनली किसी चिप पे एक वोल्टेज है ना, एक इंप्रेशन है। या 1 0, क्वांटम हाँ। कंप्यूटिंग, या क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में बात करेंगे तो एक स्टेट है, क्वांटम स्टेट है वो। इस टाइप की क्वांटम बट ये स्टेट्स उसमें। बट ये चक्कर, ये मैंने वहां से भी सोचने की कोशिश की, क्वांटम से भी, बट
क्वांटम स्टेट पे भी ये सिंगल एक परमाणु है, मतलब इट्स लाइक ओके, क्वांटम एक सिंगल एटम है, तो अब इसके पास में कितनी स्टेट्स, मतलब कितना है इसका 64 वो वही है। तो शानदार है ना। और ये केवल चित्त में है। चित्त में उसकी जो कंपन है वो कंपनात्मक गति इस विधि से है कि इट हैज ऑलमोस्ट एन इन्फिनिट कैपेसिटी फॉर स्टोरेज। वही थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा भैया, अगर आपको मतलब हाउ इज इट कि इसके पास इनफाइनाइट कैपेसिटी टू स्टोर है। क्योंकि आपका स्टोरेज का कंसेप्ट फिजिकल वर्ल्ड से है। आपका जो तर्क है पॉसिबिलिटी का, देखिए कोई भी लॉजिक किसी पॉसिबिलिटी पे काम करता है ना। यू से दिस इज लॉजिकली इम्पॉसिबल बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड व्हाट इज पॉसिबल। If I say I can fly, you will say it is impossible. Why? Because but you I'm already I'm ready decided I to, cannot fly. no, but if you argue with me, if you can give me the logic, then I can say हाँ flying is possible. नहीं, जैसे आपका वृत्ति का ही विश्लेषण है। अब आप ज्यादा सोचते हो, ये आपके कैलोरिफिक इंटेक से कोई संबंध नहीं है ना इसका। ये एक अलग डोमेन है चैतन्य इकाई। हम उसको जड़ संसार से यदि तर्क को वहां ले जाएंगे तो काम नहीं करेगा। प्रॉब्लम इस भाषा दोनों डोमेन में एक ही है। वी डोंट हैव अ सेपरेट लैंग्वेज फॉर जीवन, जिसको हम स्मरण बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेमोरी अपने में बहुत बड़ी टॉपिक है, कभी करेंगे उसको। तो हम यहाँ से वहां, कैलोरिफिक वैल्यू इज नॉट इक्वल टू योर एबिलिटी टू थिंक, है ना। इनफैक्ट जब आदमी भूखा होता है तो ज्यादा सोचता है, कई बार ओवरड्राइव में चले जाता है। कई बार ज्यादा सोचता है तो भूख ही नहीं लगती, खाता ही नहीं। डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, समथिंग सिमिलर। जब हम मेमोरी के बारे में बात करेंगे, करते तो बहुत सारी चीजों का मेमोरी है, जैसे लोकल वस्तुओं को लेकर मेमोरी, ये सब ब्रेन के साथ स्टोर है ना। और बहुत सारी चीजों का मेमोरी वो चित्त में कोड के रूप में स्टोर्ड है। ये जो कोड्स हैं ये जीवन में रह जाती हैं, और ये जीवन में इन्फिनाइट एबिलिटी है इन कोड्स को। तो यू थिंक ऑफ द एबिलिटी ऑफ द चित्रण स्टोरेज के लिए आपका मन में जो कल्पना है, एक फिजिकल स्पेस है, एक फिजिकल एक्शन है, इसीलिए आपको वो लिमिटेड है, फाइनाइट लगता है। इन्फिनाइट होने के लिए थिंक ऑफ समथिंग वाइब्रेटिंग, ओके, at different frequencies, and every vibration or a combination of vibration is a memory, and there is no limit to its amplitude or frequency of vibration. ये आपका इन्फिनाइट मेमोरी है चित्त का। भैया एक प्रॉब्लम आज, चूंकि मुझे पता नहीं टाइम अपने पास कितना है, बट एक मेमोरी का पूरा आर्किटेक्चर, जैसे हम कंप्यूटर का मेमोरी आर्किटेक्चर देखते हैं, तो जो मध्यस्थ दर्शन है मेमोरी का कैसे, मतलब आर्किटेक्चर क्या ब्रेन के लेवल पे हो रहा है, क्या हिपोथैलेमस के लेवल पे हो रहा है, क्या चित्त के लेवल पे हो रहा है, ये एक इसका तो नेक्स्ट है। देखिए आप अभी would be मेमोरी केवल interesting. हाँ, आप केवल कंप्यूटर की मेमोरी की बात कर रहे हैं ना। एक पौधे का मेमोरी का आर्किटेक्चर देखो। नीम के बीज में नीम के पूरे पेड़ का मेमोरी है। क्या आर्किटेक्चर है उसका, है ना। मेरा ये शरीर है। बना तो इसमें मेरे माँ का पूरा आर्किटेक्चर आ गया, मेरे माँ का चेहरा जैसा है मेरा, ठीक। तो उसमें कितने, वही तो वो जो डीएनए है उसमें इतनी चेंजेस हो जा रही है इतने छोटे से जगह पर, जिसमें से इतनी सारे कॉम्बिनेशन और इतना सारा हो जा रहा है। उसके बाद भी एनवायरमेंटल वेरिएशन के कारण प्राणावस्था में इतना वेरिएशन हो जा रहा है। दो आम के पेड़ में, दो अल्फोंसो आम का पेड़ बगल बगल लगा दो, सिमिलर होते हुए भी डिफरेंट है। तो उसको फिर अलग से बात करना पड़ेगा। मेमोरी आर्किटेक्चर बोल के जीवन में ऐसा कुछ अलग से है नहीं, बट एक एग्जाम्पल के लिए बताया कि प्राण अवस्था में जाके हमको पता चलता है कि मेमोरी की इन्फिनिट आर्किटेक्चर। अभी हम डेटा स्टोरेज, इंफॉर्मेशन स्टोरेज जो हमने वस्तुओं में कर दिया, उसके कारण हमारा वो लिमिटेड लगता है इसकी कैपेसिटी। ये बात सही है। नहीं, लेकिन मेमोरी आर्किटेक्चर जो मैं बोल रहा हूँ, मेमोरी आर्किटेक्चर नॉट फ्रॉम अ फिजिकल स्पेस पर्सपेक्टिव, बट जैसे कोई क्रिया हुई तो उसमें क्या क्या इन्वॉल्व हुआ, ब्रेन किस किस जगह इन्वॉल्व हुआ, वृत्ति किस जगह, चित्त का क्या इन्वॉल्वमेंट हुआ, क्योंकि अभी तक जो साइंस हमने पढ़ा है, ऑल्दो इनकम्प्लीट, कि जो थॉट है ये ब्रेन में है, ठीक है, या इसको तर्क विश्लेषण जो ब्रेन के साथ अभी जीवन मंत्र दर्शन ये कह रहा है कि जीवन के साथ ही वो जो ब्रेन में जो दिख रहा है वो कर रहा है जीवन, और उसका इम्पैक्ट ब्रेन में दिख रहा है।
और क्योंकि जीवन इलेक्ट्रोड या प्रोब के उसमें नहीं आता है, इसलिए जीवन पकड़ में नहीं आता, ना आ ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि प्रोब जड़ है और जिसको आप पढ़ने जा रहे हैं वो जीवन है। तो जो माने वो टाइप ही नहीं है वो, ठीक है। तो इसको अलग से इसके रूप में ले लेते हैं। कल चर्चा हो पाएगी कि नहीं एक बार मैं कंफर्म कर लूंगा। मुझे परसों एक ट्रेन पकड़ना है, तो रात को मैं यात्रा में हूँ एंड देन आई एम इन द ट्रेन ऑन मंडे मॉर्निंग, बट पर्टिकुलर ट्रेन बहुत लेट भी चल रहा है, तो मैं कल दोपहर तक पोस्ट कर दूंगा। यदि मैं नहीं हूँ और यदि रविकांत भैया फ्री है, देन ही विल कंटिन्यू टुमारो सेशन, फिर बाद में मैं पुनः पहुंच के वी कैन कंटिन्यू। ठीक है जी, ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, ओके, थैंक यू, बाय, नमस्कार। बाय, नमस्ते, Yeah. थैंक यू।